हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है प्यारे बच्चों। और आज के इस लेक्चर में आप सीखोगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों जो भी आप लोग जो 12th क्लास के हैं, यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, अदर स्टेट से हैं जैसे सीजी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, और आप जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी पैटर्न जहां भी लागू है। सीबीएसई वालों के लिए नहीं है प्यारे बच्चों, सीबीएसई तो इंग्लिश मीडियम होता है। अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए वीडियोस लेक्चर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर। तो आज हम इन दोनों सेलों के बीच जो भी डिफरेंस है यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका बनावट यदि आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर भाई साहब इसका डिफरेंस ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। रटना नहीं है, समझना है। अभी आप देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन कि जो आपका रासायनिक सेल है, इसमें हमने दो पात्र लिया है और दोनों पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड रखा है। लेकिन यहां पर जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, इसमें केवल एक ही पात्र होता है और एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस सबसे बड़ा फैक्ट बन गया है कि जब भी हम विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं तो दो अलग अलग पात्र लेते हैं और दोनों में अलग अलग विद्युत अपघट लेते हैं और उन्हीं जो विद्युत अपघट होता है उसी धातु का हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जैसे कापर का यहाँ पर कापर का लवण है तो कापर सल्फेट, तो कापर का ही हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। जिंक सल्फेट का यहाँ पर आपका जिंक का लवण है तो जिंक का ही हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो यहाँ पर हमने जब रासायनिक सेल बनाया तो दो अलग अलग, देखो जरा, दो अलग अलग पात्रों में है ना, अलग अलग विलयन रख करके अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाया है। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनीय सेल की बात करते हैं तो इसमें एक ही पात्र में एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। क्लियर, थोड़ा समझिएगा। पहला डिफरेंस तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, जैसे हमने इसको बनाया, दो बीकर ले लिया या दो पात्र ले लिया, एक में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट रखा। जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड लगा दिया, कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड लगा दिया, यानी इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इन दोनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ दिया। और जैसे इन दोनों को हम चालक तार से जोड़ते हैं तो इसमें ऑलरेडी स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यानी जो ये आपका जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ZnSO4 टूटता है, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में, कॉपर सल्फेट भी टूटता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। तो यहाँ पे जो आपका रासायनिक पदार्थ है तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। तो ये जो रासायनिक ऊर्जा है तो किस ऊर्जा में बदलने लगता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने लगता है। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी भी चालक तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो ये जो आपका सेल है, इसमें जो रासायनिक पदार्थ है, यानी जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित है, यही ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से यदि हम देखें तो ये जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विद्युत अपघटनीय सेल में ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर जैसे हमने NaCl ले लिया, जैसे यहाँ पर HCl है, HCl की जगह आप NaCl ले लो। जब NaCl लेते हो प्यारे बच्चों तो इसका अपघटन कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे हमारा दो इलेक्ट्रोड हो गया, एक हमने मान लीजिए ग्रेफाइट का ले लिया, एक हमारा पारा का ले लिया। विद्युत अपघटनीय सेल में आपको समझाए थे, और इसमें बाह्य माध्यम से DC करंट हम प्रवाहित करते हैं। तो इसके अंदर जो भी विद्युत अपघट हो रहा है, जरूरी नहीं कि NaCl ही हो, NaCl की जगह AlCl3 है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो सकता है, H2O हो सकता है, MgCl2 हो सकता है। तो इनमें विद्युत अपघटन होता है, यानी हम विद्युत ऊर्जा को दे रहे होते हैं। तो ये जो सेल होता है विद्युत ऊर्जा को अपघटन करता है, फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो आपका विद्युत अपघटनीय सेल होता है, ये विद्युत ऊर्जा इसको बाह्य माध्यम से देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आया कि जो रासायनिक सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दो डिफरेंस सिंपल है, समझ में आ गया। अब देखो, यदि हम बात करें कि इसमें क्या बाह्य माध्यम से धारा दी जाती है, नहीं दी जाती। यानी जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है इसमें धारा स्वतः उत्सर्जित होता है, धारा स्वतः उत्पन्न होता है। जबकि जो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल होता है इसमें हम बाह्य माध्यम से धारा लगाते हैं, तभी इसके अंदर क्या होता है, विद्युत अपघटनीय यानी आपस में अपघटन की क्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
यहां पर हमने कहा कि जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा, तो इलेक्ट्रोडों को जोड़ने से रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो जाती है। और रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार से होती है? एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अपचयन। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। ये आपने पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर यदि ऑक्सीकरण हो रहा, उसमें माइनस या प्लस कोई चार्ज हो, इससे लेन देन नहीं है। यदि उस पर प्यारे बच्चों क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण, तो वो आपका कहलाता है एनोड। और यदि आपका हो रहा हो क्या? अपचयन, तो वो कहलाता है कैथोड। धन ऋण से मतलब नहीं है। तो जहां पे ऑक्सीकरण होता है, यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये एनोड है, तो यहां पे ऑक्सीकरण होने लगता है, यहां पे आपका अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया स्वतः शुरू हो जाती है, हमें बाहर से फोर्स नहीं लगाना पड़ता। दोनों इलेक्ट्रोडों को बस एक चालक तार की सहायता से जोड़ना पड़ता है। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रिया साथ में होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो रेडॉक्स अपक्रिया है स्वतः होता रहता है, जबकि इसमें हम जब धारा देते हैं तब ये रेडॉक्स अपक्रिया संपन्न होता है। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया तभी होगी जब हम बाह्य माध्यम से धारा देते हैं। 4-5 डिफरेंस ऐसे ही बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिया जिंक है, ये माइनस है, इस पे ऋण ध्रुव है, और एनोड है, यानी इस पर एनोड ऋणात्मक है, कैथोड आपका धनात्मक है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, देखो जरा, यहाँ पर एनोड ऋणात्मक था, यहाँ पे जो आपका एनोड है वो धनात्मक है। कैथोड प्यारे बच्चों ऋणात्मक है, जबकि यहाँ पे कैथोड धनात्मक था। इस प्रकार से डिफरेंस आपका क्लियर हो जाता है। शुरू करें तो आपका पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? पहला डिफरेंस आप तैयार करेंगे, ये जो आपका सेल है, यह सेल रासायनिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डिफरेंस है पहला डिफरेंस। और जो आपका यह सेल है विद्युत अपघटनी सेल, यह सेल विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, अपोजिट रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो जरा दूसरा डिफरेंस ये है कि इनमें प्यारे बच्चों दो भिन्न भिन्न हमने क्या लिया था? सॉल्यूशन लिया था, विलयन लिया था। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट का विलयन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है। दो अलग अलग पात्रों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जबकि इसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड लगे हैं। ठीक है, तो अगला डिफरेंस आपको लिखना है कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना है इसमें दो अलग अलग विलयनों में अलग अलग, यानी दोनों डिफरेंस विलयन है, विलयनों में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और जब इसमें देखो, इसमें एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, चलो देख लो जरा। अब हमने आपको एक चीज बताया था कि भाई साहब इसकी साम्य अवस्था को, आयन को हम साम्य अवस्था में रखने के लिए, मतलब संतुलन की अवस्था में रखने के लिए आयनों को, यानी परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु लगाते हैं, जबकि इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। तो जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, लवण सेतु का काम क्या है? केवल आयनों को साम्य अवस्था रखना। भाई कहीं पे ऋण आयन अधिक हो गया, कहीं पे धन आयन अधिक हो गया, इस स्थिति में क्या करता है? एक दूसरे को संतुलित रखता है, यानी जैसे यहाँ पे ऋण आयन हो गया, यहाँ पे धन आयन, एक दूसरे को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। तो ये जो तीसरा है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। डिफरेंस अपने से तैयार करो भाई साहब, इसका यदि आप डिटेल जानते हो तो आप अपने से तैयार कर सकते हो। इसमें जो लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल है। मतलब एक में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, एक में नहीं होती। हमने एक चीज आपको बताया था प्यारे बच्चों कि जैसे ही भाई साहब हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें स्वतः रेडॉक्स की अपक्रिया होने लगती है, जबकि इसमें स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है। तो चौथा नंबर लिखो, इसमें
इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता है, ठीक है। जबकि यदि चौथे नंबर इसमें करें, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। यानी जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, इसको हम जैसे ही चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों को, तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता रहता है। जबकि इसमें प्यारे बच्चों जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया होता है। जब तक इसमें हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इसमें ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया नहीं होगी। तो 4 डिफरेंस है, फटाफट तैयार कर लो, अभी और डिफरेंस तैयार करना है। 4 क्लियर है कि भाई साहब पहला तो वही हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो अपघटनी सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसमें 2 अलग अलग विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, इसमें एक ही विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, उसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता है, जबकि इसमें स्वतः नहीं होता, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। क्लीन कर दें प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए प्लीज। अगला नंबर देखना, 4 डिफरेंस हो गए ना, 2 डिफरेंस और तैयार कर लो। हमने आपको बताया था कि जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें हम विद्युत ऊर्जा नहीं देते, जबकि इसमें विद्युत ऊर्जा स्वतः उत्पन्न होता है। और हमने अपघटनी सेल में देखा इसमें बाह्य माध्यम से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। तो अगला नंबर आप लिखेंगे 5वां नंबर, इसमें स्वतः विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, सही है कि नहीं है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसमें जो आपका 5वां नंबर, इसमें बाह्य माध्यम से विद्युत ऊर्जा क्या की जाती है, दी जाती है। ये डिफरेंस ही है भाई, इसमें विद्युत ऊर्जा स्वतः उत्पन्न हो रहा है, जबकि इसमें विद्युत ऊर्जा बाह्य माध्यम से दी जाती है। अब जो आपका 6ठा नंबर है, जैसे पहले बच्चों ये रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो धीरे धीरे इसके अंदर की जो मुक्त एनर्जी है, यानी जो आपका मुक्त ऊर्जा है उसकी कमी होगी। तो इसमें मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, इसमें या इसके मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, इसके मुक्त ऊर्जा में कमी आती है। जबकि यहां पे देखा जाए तो अपोजिट होगा, इसके मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसके मुक्त ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसके ऊर्जा में तो वृद्धि होगी ही, सिंपल है और कुछ है नहीं, समझ रहे। चलिए अगला हमारा जो है 7वां नंबर और लास्ट है आज का, कि प्यारे बच्चों 7वां नंबर देखो, इसमें एनोड ऋणात्मक, देखो जरा, इसमें एनोड ऋणात्मक व कैथोड कैसा होता है, धनात्मक होता है। भाई साहब एनोड और कैथोड की परिभाषा ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर दी जाती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वहां पर एनोड कहते हैं। यहां पर आप 7वें नंबर में लिख लो, इसमें एनोड कैसा होता है, धनात्मक, इसमें एनोड धनात्मक व कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मैं बोलते जाता हूं, आप लोग लिखते जाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हमेशा साइड हो जाता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे बच्चों। देखो अब एक चीज और, आखिरी रेफरेंस जो आपको तैयार करना है तो कर सकते हैं कि जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर चलने लगता है और धारा जो है आपका कैथोड से एनोड की ओर चलता है। जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल में, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं तो धारा कैथोड से एनोड की ओर चलता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से यानी जिंक से हमारे कॉपर की क्षण की ओर चलना शुरू कर देता है। फिर बच्चों यानी इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है। यहाँ पे जैसे ही हम विद्युत धारा देते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है विद्युत धारा कहाँ से जाएगा, डीसी करंट से एनोड की ओर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके कैथोड में प्रवेश करता है।
दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर चलता है और कैथोड में जाकर समाप्त होता है, और धारा कैथोड से एनोड की ओर जाता है। और इसमें जैसे ही हम बाहर से विद्युत स्रोत से विद्युत धारा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत स्रोत से निकल करके कैथोड में प्रवेश करता है और धारा जो है हमारा एनोड की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। ये चीज है। तो इस प्रकार से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और प्यारे बच्चों, एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो मेरे छोटे भाई बहन, प्यार से आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है, 100 रुपये चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। बेहतर रूप से हैंडी 10 नोट्स लेकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।